मित्रों, पिछले वीडियो के अंदर हमने भूगोल के बारे में थोड़ा अध्ययन किया और उस वीडियो के अंदर आपने जो प्यार और स्नेह दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आया हूं। और पिछली क्लास के अंदर हमने थोड़ी सी बात की थी भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल कितने प्रकार की होती है, भूगोल के शब्द के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पिछली बार मैंने बताया था भूगोल दो प्रकार की होती है, तो आज एक भूगोल का प्रकार उठाएंगे और उस भूगोल के प्रकार के अंदर जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, आप वीडियो के लास्ट तक देखते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पार्ट जिसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल। क्या? भौतिक भूगोल। और एक बात बता दूं आपको कि भौतिक भूगोल अगर आपको पढ़ना है तो ध्यान रखना उसके अंदर आपको किसी न किसी व्यक्ति मतलब विद्वान के द्वारा दी गई परिकल्पना का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक भूगोल के अंदर संपूर्ण अध्ययन किया गया है प्रकृति का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का भी अध्ययन किया गया है और पृथ्वी के बाहरी भाग का भी अध्ययन किया गया है। लेकिन उसके अंदर अध्ययन किया गया है तो वो बातें हमें किसी परिकल्पना के द्वारा ही मिल सकती है। कहने कर आपसे थोड़ी सी कुछ बताऊं कि मान लो कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। पर्वत का निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ। उस समय हम तो नहीं थे, या तो उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके पता चलता है, उनकी चट्टानों की आयु निकालते हैं। लेकिन वो निकालते कौन है? विद्वान तो निकालते हैं। तो उन विद्वानों के द्वारा दी गई परिकल्पना के आधार पर पता कर सकते हैं कि चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रकार से, उस प्रकार से बताएं समुद्र कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, ये तारे, ये ग्रह, ये ब्रह्मांड, ये कैसे बना। तो इनके बारे में दिए गए किसी विद्वान के द्वारा कोई परिकल्पना, उसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, ये समुद्र इस प्रकार से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि भौतिक भूगोल के अंदर हमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उन सब टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, सिद्धांत को लेके ही पढ़ेंगे। तो आज जो भौतिक भूगोल का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है सौरमंडल। टॉपिक का नाम क्या है? सौरमंडल। लेकिन इस सौरमंडल को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सामान्य अध्ययन करना पड़ेगा। और वो अध्ययन किसका करना पड़ेगा? ब्रह्मांड का। विस्तृत नहीं करेंगे, सिर्फ सौरमंडल तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा नॉर्मल सा अध्ययन करना पड़ेगा। और वो किसका करना पड़ेगा? ब्रह्मांड का। देखो, सौरमंडल भी भौतिक भूगोल का टॉपिक है और ब्रह्मांड भी भौतिक भूगोल का है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि सर ब्रह्मांड क्या है। लेकिन ब्रह्मांड क्या है इससे पहले हम ये तो पता करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। तो देखो, भौतिक भूगोल में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति कैसे हुई? इस पर चर्चा करेंगे। और मैंने बता दिया, अगर आप भौतिक भूगोल पढ़ना है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई विद्वानों ने कोई सिद्धांत दिए थे अलग अलग। उनमें एक विद्वान आया था, सबसे पहले विद्वान का नाम था हर्मन बांडी। विद्वान का नाम क्या था? हर्मन बांडी। हर्मन बांडी के साथ में उनका साथ देने के लिए दूसरे विद्वान भी थे, नाम था थॉमस गोल्ड। थॉमस गोल्ड। इन दोनों ने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम था साम्यावस्था सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या था? साम्यावस्था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि
मेरे अनुसार या फिर हमारे अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई कि धीरे समय के अनुसार चट्टानों की वृद्धि होती गई और किसका निर्माण हो गया, ब्रह्मांड का हो गया। लेकिन इन्होंने इस पर विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाए, इस वजह से इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया, अमान्य करार दे दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट एक विद्वान आए, विद्वान का नाम था डॉक्टर एलन संडेजा। क्या नाम था, डॉक्टर एलन संडेजा। इस डॉक्टर एलन संडेजा ने भी क्या एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम था दोलन सिद्धांत। लेकिन ये भी अपने सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या न करने के कारण इस सिद्धांत को भी क्या दे दिया गया, अमान्य करार दे दिया गया। उसके बाद में एक और विद्वान आए, जिस विद्वान का नाम था जॉर्ज लेमेत्र। विद्वान का नाम क्या था, जॉर्ज लेमेत्र, बेल्जियम के थे। इन्होंने 1894 से 96 के मध्य एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम था महाविस्फोट सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या था, महाविस्फोट सिद्धांत। लेकिन जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया तब इन्होंने भी क्या ध्यान रखना, इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या नहीं की थी। लेकिन समय बीतता गया और 1967 के अंदर, कब, 1967 के अंदर एक विद्वान थे, विद्वान का नाम था रॉबर्ट वेगनर। विद्वान का नाम क्या था, रॉबर्ट वेगनर। इन्होंने इसी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए इसका नाम बदला और इसका नाम दे दिया क्या, बिग बेग सिद्धांत। तो कहने का महाविस्फोट सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या किसने की थी, रॉबर्ट वेगनर ने। महाविस्फोट सिद्धांत कब आया था, 1804 में। किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्र ने। इसकी व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट वेगनर। कब किया व्याख्या, कब की, 1967 के अंदर। महाविस्फोट सिद्धांत का नाम बदला किसने, रॉबर्ट वेगनर। क्या नाम रखा, बिग बेग सिद्धांत। यहां पे समझा आगे का। अब जो हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, वो सारी किस थ्योरी के अनुसार करेंगे, बिग बेग थ्योरी के अनुसार। किसने दी थी, रॉबर्ट वेगनर ने। देखो यहां तक कहानी समझ आ गई। तो सबसे पहले पता करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो रॉबर्ट वेगनर, रॉबर्ट वेगनर के द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम क्या था, बिग बेग थ्योरी या फिर बिग बेग सिद्धांत। कब दिया गया था, 1967। रॉबर्ट वेगनर कहता है कि मेरे अनुसार आज से कितने 13 करोड़ वर्ष पहले, 13 करोड़ वर्ष पूर्व। कौन कहते हैं, रॉबर्ट वेगनर। ये कहते हैं कि मेरे अनुसार आज से 13 करोड़ वर्ष पूर्व इस अंतरिक्ष के अंदर, इस आसमान के अंदर, आकाश के अंदर कुछ नहीं था, केवल और केवल एक पिंड था। क्या था, एक पिंड, एक गोला था कहने का। और ये गोला किसका बना हुआ था, इस गोले के अंदर थी गैसें, गैसों का मिश्रण था। गैसों के साथ साथ इसके अंदर थी आग, कहने का था ऊर्जा। और आग के साथ तीसरा जो इनके साथ मिश्रण था वो था किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। इन तीनों का मिक्स रूप था, एक पिंड बना हुआ था। और समय के अनुसार गैसों के अंदर क्या होती गई, वृद्धि। जैसे ही गैसों में वृद्धि होती गई तो ध्यान रखना
इस गोले के अंदर ये गैसें नहीं समा सकी, इस वजह से इस गोले का क्या हो गया, विस्फोट। क्या हो गया, विस्फोट। विस्फोट इतना विकराल था, विस्फोट इतना विशाल था कि आज तक न तो कभी हुआ है और साहित्यक अनुमान के अकॉर्डिंग देखा जाए न कभी होगा। इस वजह से इस विस्फोट का नाम क्या रख दिया, महाविस्फोट। महाविस्फोट सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे, जॉर्ज लेवेंथ। और ऐसे महाविस्फोट सिद्धांत का दोबारा नाम बदला रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने। बिग का बड़ा, बेग का अर्थ हो गया एक गैसों का थैला, जिसके अंदर क्या हो गया, विस्फोट हो गया। तो जॉर्ज लेवेंथ कहते हैं कि मेरे अनुसार एक गैसीय गोला था जिसके अंदर कई आग भी थी प्लस गुरुत्वाकर्षण बल भी था, और इसके अंदर गैसों की वृद्धि होने की वजह से ये गोला क्या कर गया, ये पिंड क्या कर गया, विस्फोट कर गया। और इस विस्फोट इतना विकराल हुआ, इतना विशाल हुआ कि आज तक न हुआ है न होगा। इस वजह से इस विस्फोट का नाम क्या रख दिया, महाविस्फोट। और विस्फोट होने की वजह से इसके टुकड़े साइडों के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर क्या करके बिखर गए, कुछ बड़े आकार में बिखरे, कुछ छोटे आकार में बिखरे। अब क्या, जो टुकड़ा आकार में बड़ा था उस टुकड़े के पास ये तीनों ही मात्रा में क्या आएंगे, अधिक आएंगे। इस वजह से प्लस इनके पास आग अधिक होने की वजह से ये टुकड़ा क्या है, जल्दी से मंद नहीं हुआ। और वर्तमान के अंदर ये टुकड़ा किसका रह गया, आग का। किसका रह गया, आग का। आग का रह गया। और इसके साथ क्या, आग के साथ साथ गैसें भी है। और गैसों के बारे में बात करूं तो इन छोटे टुकड़ों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी क्या इनके पास ज्यादा है। और जो टुकड़ा आकार में छोटा था वो टुकड़ा कम समय के अंदर क्या कर गया, ठंडा हो गया। और ठंडा होने के बाद में ये टुकड़ा किसका बन गया, चट्टान का। किसका बन गया, चट्टान का। हाँ, कुछ मात्रा में इनके पास भी गैस है लेकिन कम मात्रा में। आग वाले टुकड़ा है उसकी तुलना में इसके पास कम है, इनके पास ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल इनकी तुलना में इनके पास क्या है, कम है। अब देखो कुछ ऐसे टुकड़े जो न चट्टान के बने न बने आग के, वो केवल और केवल किसके बन गए, गैसों के। किसके बन गए, गैसों के। इसका कहने का कि अंतरिक्ष के अंदर अभी वर्तमान में 3 प्रकार के पिंड पाए जाते हैं। एक आगे पिंड, दूसरा चट्टानीय पिंड और तीसरा कौन सा, गैसीय पिंड। आगे पिंड को हम क्या कहते हैं वर्तमान में, तारा। चट्टानीय पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह। गैसीय पिंड को भी हम क्या कहते हैं, ग्रह। देखो आगे की ओर चर्चा करते हैं। यहां तक समझ आ गई, आगे देखो। अब देखो जो एक गैसीय पिंड था, सॉरी आगे पिंड था, ऊर्जा प्रकाशीय पिंड था। इस प्रकाशीय पिंड के पास गुरुत्वाकर्षण अधिक था, जिस वजह से इसने अपने आसपास के जितने भी छोटे मोटे पिंड थे इन पिंडों को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के माध्यम से इन्होंने क्या अपने पास खींच लिए और अपने पास चिपका कर और खुद का क्या करता गया, आकार बढ़ाता गया। लेकिन कुछ ऐसे पिंड जो इनसे दूरी में क्या थे, अत्यधिक अधिक दूर थे, लेकिन उनके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी तुलना में कम है। तो दूरी अधिक होने की वजह से ये प्रकाशीय पिंड इन छोटे चट्टानीय पिंडों को अपने पास नहीं खींच सकता। किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। तब इन प्रकाशीय पिंड और इस चट्टानीय पिंड या फिर गैसीय पिंड, इस प्रकार से कई थे, एक नहीं थे, कई पिंड है आज भी। इन पिंडों के मध्य दूरी अधिक होने की वजह से आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से न तो ये प्रकाशीय पिंड पास आया और न ये चट्टानीय पिंड पास गई। तो इनके मध्य क्या होता गया, आपस में खिंचातान, मारवाड़ी भाषा में बोले तो खिंचातान होता गया। तो ये सारे के सारे क्या अनिश्चित आकार में थे। इस वजह से क्या ये पिंड भी क्या छोटे पिंड थे, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से पास नहीं गए लेकिन स्थिर नहीं रह सके। क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे। ये भी चक्कर लगाने लगे। तो इन सब ने मिलकर इस प्रकाशीय पिंड को भी क्या लगाना शुरू कर दिया, चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो कहने का सारे के सारे पिंड है वो अपनी जगह स्थिर नहीं है। सारे के सारे पिंड क्या करते हैं, अपने स्थान पर खड़े खड़े क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। ये सारे आपस में बंधे हुए किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। न तो ये दूर जा रहा है न ये पास आ रहा है। इसका मतलब ये सारा की सारी प्रक्रिया किसके माध्यम से हो रही, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से। अब देखो ये प्रकाशीय पिंड इन्हें क्या दे रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रकाश। कहने का क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। देखो ऊर्जा दे रहा है, इसका मतलब
इन सब का एक तरीके से क्या बन गया, एक परिवार बन गया। क्या बन गया, परिवार। देखो, क्योंकि इन सबको ये क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। और परिवार के अंदर हमें ऊर्जा कौन देता है, सिंपल सी बात है, इनके सोचना की बात है। परिवार के अंदर हमें ऊर्जा देता है हमारा पिता। क्यों, क्योंकि उसी ने तो उस परिवार का क्या किया है, जन्म। कहने का उसी ने तो उस परिवार का क्या किया है, जन्म दिया है। उस परिवार का निर्माण किया है, इसलिए उस परिवार का वो क्या कहलाता है, जन्म कहलाता है। तो इस परिवार का निर्माण करने के लिए सबसे अहम भूमिका उसकी है, इस प्रकाश से पिंड की। इस वजह से इस परिवार का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, ये प्रकाश से पिंड। इस परिवार का पिता कौन है, ये प्रकाश से पिंड। इस परिवार का जनक कौन है, ये प्रकाश से पिंड। और ये सारी प्रक्रिया गुरु जी कहां पे होती है, ये सारी प्रक्रिया होती है आकाश के अंदर। कहां होती है, आकाश के। इस वजह से हाँ, एक नहीं अनेकों प्रकाशीय पिंड मिलकर इसी प्रकार से क्या करते हैं, चट्टानी और गैसीय पिंडों को मिलाकर क्या करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। कहां पर, आकाश के अंदर। इस वजह से इस परिवार को आकाश के अंदर गुरुजी क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। आकाश के अंदर इस प्रकार की अनेकों आकाश गंगाओं का क्या हुआ, निर्माण। जिनके एक नहीं, तीन तीन चार प्रकाश से पिंड मिलकर भी क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से आकाश गंगाओं का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ, आकाश के अंदर गुरुजी इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया, आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। तो अभी तक जो आंकड़े मिले उनके अनुसार बताया जाता है कि आसमान के अंदर 100 अरब क्या है, आकाश गंगाएं विद्यमान है। 100 अरब आकाश गंगाओं का पता लगाया गया है, लेकिन और कितनी है उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि हमारी जो अभी तक रिसर्च है वो ध्यान रखना, हमारी आकाश गंगा केवल हमारी तक ही, जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, जिस आकाश गंगा हमारी पृथ्वी उपस्थित है, हम वहीं तक सिर्फ अपने सर्च को क्या बढ़ा सकते हैं। इससे बाहर जाएंगे तो हमें बहुत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, और क्या पता समय आने वाले समय के लिए पता लगाएंगे, लेकिन अभी तक ही हमारी यहीं तक सर्च है। समझ आ गया। देखो नेक्स्ट, इसका मतलब अब बात आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे के बाद में कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो देखो, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, दूसरी बात। ब्रह्मांड किसे कहते हैं। देखो, बात तो समझ आ गई, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं बताता हूं। क्या परिभाषा बताता हूं, आकाश गंगाओं के जाल को ब्रह्मांड कहा जाता है। आकाश गंगाओं के जाल को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। सिंपल सी बात, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात समझ आ गई कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात, क्या गुरु जी बताया दिया, आकाश के अंदर कितनी आकाश गंगाएं, 100 अरब आकाश गंगाएं। गुरु जी आकाश गंगाएं होती कितनी प्रकार की है, तो ध्यान रखना, आकाश गंगाओं को आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो देखो, आकाश गंगाओं को आकार के आधार पर तीन भागों में
विभाजित किया गया है। किया गया कौन सी? एक नंबर पे आती है, उसे कहते हैं अयिमिताकार आकाश गंगा। क्या कहते हैं? अयिमिताकार आकाश गंगा। दूसरी आती है जिसे कहते हैं हम अंडाकार आकाशगंगा। तीसरी आकाशगंगा आती है जिसे हम कहते हैं सर्पिलाकार आकाशगंगा। कहने का आकाशगंगाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली अयिमिताकार, दूसरी अंडाकार और तीसरी कौन सी होती है? सर्पिलाकार। अपनी आकाशगंगा होती है किसके समान है? अंडाकार। तो अगली बात आती है पृथ्वी जिस आकाशगंगा के अंदर उपस्थित है, कहने का हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो देखो पृथ्वी जिस आकाश गंगा में उपस्थित है उसे दुग्ध मेखला आकाशगंगा कहा जाता है। क्या कहा? पृथ्वी जिस आकाशगंगा में उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। आगे लिखूं, इसके बाद में अगली बात आती है कि दुग्ध मेखला का जनक सूर्य है। इस कारण इसे सौर परिवार या सौर मंडल भी कहा जाता है। दुग्ध मेखला का जनक किसे कहते हैं? सूर्य को। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार। क्योंकि सूर्य का परिवार है इसलिए हम सौर परिवार या फिर इसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट बात, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं एक आपको थोड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं कि आप जब भी कोई वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बैठते हो तो ध्यान रखना, आपका सबसे पहली बात तो आपके पास एक नोटबुक के साथ आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, ताकि जो भी टीचर वीडियो लेक्चर के पढ़ाता है उसको आप साथ साथ क्या किया करो? नोट किया करो। ताकि इसके अंदर 2 फायदे होते हैं, एक तो क्लास ले ली, दूसरी बात आप उसके अंदर क्या हो गए? नोट्स तैयार हो गए। ध्यान रखना। और अगर आपको ज्योग्राफी के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो ध्यान रखना, इसके वीडियो के नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आपको ये वीडियो मैं जो आपके ये नोट्स है वो आपको क्या कर दूंगा? सेंड कर दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंस्टाग्राम पर जो चैनल है इसी नाम से इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है और इसी नाम से मेरा एक पेज फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें और इसी प्रकार से आप अपना प्यार जताते रहे। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात क्या आती है
कि जो ये आकाश गंगाएं होती है, इन आकाश गंगाओं के मध्य की जो पिंड होते हैं, उन पिंडों के मध्य दूरी मापने के लिए हमें जिस इकाई या फिर जिस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, वो इकाई या यंत्र सर कौन सा होता है? किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है या फिर मील होती है? कौन कौन से होते हैं? तो देखो, क्या आकाश गंगाओं के मध्य पिंडों की, आकाश गंगाओं के मध्य पिंडों के बीच की दूरी का सबसे यंत्र प्रकाश वर्ष कहलाता है। कहने का कि ये प्रकाशीय पिंड है, और प्रकाशीय पिंड के बाद से क्या छोटे छोटे गैसीय या चट्टानी पिंडों के द्वारा एक किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगा का। तो इस आकाश गंगा के मध्य हम पिंडों के बीच की दूरी, ये सूर्य के बीच की बात करें या फिर चट्टानी से गैसीय पिंडों के मध्य की दूरी की बात करें, तो इन पिंडों के मध्य जब दूरी मापोगे, ध्यान रखना आप किलोमीटर या फिर मील इनके इन इकाइयों का, इन यंत्रों का उपयोग नहीं लोगे, तो ये यंत्र क्या रह जाते? छोटे रह जाते हैं। तो यहां पर जो यंत्र काम आता है, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो गुरुजी, क्या प्रकाश वर्ष दूरी मापने का सबसे बड़ा यंत्र है क्या? नहीं। तो देखो, अगली बात आती है कि ये तो था आकाश गंगाओं के मध्य, लेकिन दो आकाश गंगाओं के मध्य दूरी मापोगे तो ये प्रकाश वर्ष है, ये भी आपके लिए क्या पड़ जाएगा? छोटा पड़ जाएगा। कहने का अर्थ, ये एक आकाश गंगा है, इधर भी एक आकाश गंगा है, इन दोनों आकाश गंगाओं के मध्य अगर दूरी मापोगे तो आपका प्रकाश वर्ष है, वो भी क्या पड़ जाएगा? छोटा पड़ जाएगा। यहां पर आपको जो दूरी मापने का यंत्र काम में लोगे, वो कौन से आता है? तो यहां पर बात आती है कि आकाश दो लिखा है, दो आकाश गंगाओं के मध्य दूरी मापने के यंत्र को क्या? पारसेक कहा जाता है। दूरी मापने का सबसे बड़ा यंत्र प्रकाश वर्ष के बाद में गुरुजी कौन सा आता है? पारसेक। और यही इस सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा यंत्र बनाया गया। अभी तक इसके बाद में कोई दूसरा यंत्र नहीं है। तो कहने का दूरी मापने का सबसे बड़ा यंत्र प्रकाश वर्ष नहीं, गुरुजी कौन सा है? पारसेक। जो दो आकाश गंगाओं के मध्य क्या करते हैं? दूरी मापते हैं। नेक्स्ट बात क्या आती है? देखो, तो हमने सौरमंडल तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी सहायता या फिर थोड़ा सा सहारा किसका लिया? ब्रह्मांड का लिया। तो अब हम आगे क्या है, सौरमंडल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? तो देखो, सौरमंडल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या गुरुजी? कि तारे किसे कहते हैं। तारों के बाद में हम चर्चा करेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रहों के बाद में चर्चा होगी क्या? उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रहों के बारे में चर्चा आएगी क्या? उल्का पिंड। उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का पिंड के बारे में चर्चा आएगी क्या? बोने ग्रह या फिर बोना ग्रह किसे कहते हैं। बोना ग्रह के बाद में जो चर्चा आएगी वो आएगी किसकी? निहारिकाएं किसे कहते हैं। निहारिकाएं किसे कहते हैं।
इस प्रकार से हम क्या है अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके बीच में सौरमंडल की बातें लेके आऊंगा। तब तक के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।